नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर 300 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन को कई मायनों में दुनिया की चुनिंदा इमारतों में शुमार किया जाता है। आज ये न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, बल्कि दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा घर है। सन 1911 तक भारत पर राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि इतने बड़े हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए कलकत्ता सही जगह नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने तब नई राजधानी की तलाश शुरू की और ये तलाश पूरी हुई दिल्ली पहुंचकर। 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बनाने का ऐलान किया और फिर इस नई दिल्ली को बसाने की शुरुआत हुई। इस राजधानी में अंग्रेज सरकार को महारानी के नुमाइंदे वायसराय के रहने के लिए एक ऐसी इमारत की जरूरत थी जो हिंदुस्तानियों को बराबर अंग्रेजी हुकूमत की शान शौकत और ताकत का एहसास कराती रहे। और तब दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर एक भव्य और आलीशान वायसराय हाउस बनाने की योजना बनी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को। पर लुटियंस को ये एहसास भी न था कि जो इमारत वो बनाने जा रहे हैं वो महज एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में एक शिलालेख साबित होगी। एक ऐसी इमारत जो देश के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ वर्तमान और भविष्य का हमसफर भी साबित होगी। राष्ट्रपति भवन को हिंदुस्तान में आज ताजमहल के बाद देश के सबसे आकर्षक भवनों में गिना जाता है। इस भव्य इमारत के वास्तुकार लुटियंस भले ही अंग्रेज थे, पर राष्ट्रपति भवन पर भारतीय वास्तुकला की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इस इमारत से हिंदुस्तानियत न झलकती अगर उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग लुटियंस को इस बाबत निर्देश न देते। लॉर्ड हार्डिंग का आदेश था कि भवन कलात्मक हो और वो पश्चिमी और भारतीय शिल्प कला के मिले जुले स्वरूप में उभरे, और ये इमारत हूबहू ऐसी ही बन पड़ी है। दूर से देखने पर राष्ट्रपति भवन ऐसा एहसास देता है मानो शिल्पकार ने रायसीना पहाड़ी की चोटी पर रत्नों से जड़ा ताज रख दिया हो। राष्ट्रपति भवन की एक खास पहचान मुगल गार्डन है। 13 एकड़ में फैला मुगल गार्डन 4 भागों में बटा है। मुगल गार्डन के फव्वारों और कैनाल अंग्रेजी शिल्प कला की याद दिलाते हैं, तो इसके डिजाइन पर ताजमहल और श्रीनगर के शालीमार गार्डन का प्रभाव दिखाई देता है। यूं तो मुगल गार्डन का खास आकर्षण हर किस्म के गुलाब के फूल हैं, पर यहाँ दुनिया भर के कुछ दूसरे चुनिंदा फूलों को भी देखा जा सकता है। मुगल गार्डन को हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इमारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका गुंबद है। हालांकि लुटियंस ये दावा करते रहे कि गुंबद की प्रेरणा उन्हें रोम के पैंथियॉन से मिली, पर सच तो ये है कि इस गुंबद के डिजाइन में मौर्य काल के सांची के स्तूप का प्रभाव साफ झलकता है। इसके अलावा इमारत की दीवारों को धूप और बरसात से बचाने के लिए बनाए गए छज्जों, छतरियों और जालियों पर भी भारतीय वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। भवन के ठीक सामने और भीतरी खंडों में फव्वारों का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय वास्तुकला की प्राचीन परंपरा रही है। राष्ट्रपति भवन के अहाते में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये 145 फुट ऊंचा स्तंभ दिखाई देता है,
जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की ठीक सीध में है। इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर शीशे का सितारा और कांसे का बना कमल का फूल है। इस स्तंभ का खर्च जयपुर के महाराजा ने उठाया था, इसलिए इसे जयपुर कॉलम नाम दिया गया। वायसराय हाउस को भव्य और आलीशान बनाने के लिए लुटियंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 340 कमरों के इस विशालकाय भवन को बनाने और सजाने संवारने पर उस वक्त करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। इस इमारत को बनाने के लिए 4 साल का लक्ष्य रखा गया था। 3,500 से ज्यादा लोग दिन रात लगे रहे, फिर भी इसे बनते बनते 17 साल लग गए। भीतरी कमरों को सजाने के लिए बेल्जियम से झाड़ फानूस मंगाए गए, बर्मा से टीक की लकड़ी और इटली से 35 लाख वर्ग फुट संगमरमर आया। इमारत के मुख्य ढांचे और बाहरी दीवारों के लिए पत्थर राजस्थान से लाए गए थे। इस इमारत को बनाने और सजाने संवारने के लिए दुनिया भर से साजो सामान जुटाया गया, लेकिन इस बिल्डिंग में इस्तेमाल ज्यादातर स्टोन, जो ज्यादातर पत्थर है, वो राजस्थान में धौलापुर की विश्व प्रसिद्ध खदानों से आया। इस इमारत के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस बिल्डिंग में स्टील का इस्तेमाल जरा भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने खड़े होने से ऐसा लगता है मानो आप किसी किले के सामने खड़े हों। सामने बनी ये 31 सीढ़ियां मुख्य द्वार तक ले जाती हैं और ये दरवाजा दरबार हॉल में खुलता है। आगे के मुख्य आंगन में लगे 20 स्तंभ इस भवन के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन खंभों के ऊपरी भाग में बहुत खूबसूरती से ऐसी घंटियां बनाई गई हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों में प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप में प्रयोग होती आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि स्तंभों में घंटियों के इस्तेमाल का विचार लुटियंस को कर्नाटक के एक जैन मंदिर से मिला। ये माना जाता है कि लुटियंस ने आवाज करने वाली धातुओं की घंटियों के बजाय पत्थर की घंटियां इसलिए डिजाइन की ताकि वो खामोश रहें। बजती हुई घंटियों को बादशाह के साम्राज्य के अंत का संकेत माना जाता है। लुटियंस का मानना था कि खामोश घंटियां भारत में ब्रिटिश राज के निरंतर बने रहने का शुभ संकेत होंगी, लेकिन वो ये भूल गए कि वो सिर्फ इमारत बना सकते हैं, भारत का भाग्य नहीं। लुटियंस जब वायसराय हाउस के कंगूरों को आकार दे रहे थे, तब देश भर में फैले आजादी के दीवाने आजाद हिंदुस्तान की नींव रख रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को अपनी सत्ता का गुमान था। जिस वक्त इस भव्य वायसराय हाउस का निर्माण हो रहा था, अंग्रेजों ने सोचा था कि वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर राज करते रहेंगे। अंग्रेज ये भूल गए कि किसी भी सल्तनत से ज़्यादा ताकतवर होती है वहाँ की आवाम। अंग्रेज ये भी भूल गए कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का फेर देखिए, समय की ताकत देखिए कि इस वायसराय हाउस के निर्माण में पूरे 17 साल लगे और इसके निर्माण के ठीक 17 साल बाद भारत से अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद देश की बागडोर संभाल